तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दानिश सिद्दीकी को। तो फोटो जर्नलिस्ट थे ये दानिश सिद्दीकी, जिनके अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी और अभी उन्हें मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन? एनवी रमन्ना। उन्होंने वार्षिक रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म भी उनको दिया है। दानिश सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी के अपने स्पेक्ट्रम के लिए यह पुरस्कार मिला है। और दानिश सिद्दीकी की जो पत्नी है कौन? फ्रेडरिक सिद्दीकी, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। अच्छा, इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार है प्रेम शंकर झा, उनको उनके तीक्ष्ण और विश्लेषणात्मक लेखन के लंबे और विशिष्ट करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बाकी विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला इनको। नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और वी प्रवीण राव 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार इन्होंने जीता 2017-19 के लिए। अच्छा चलिए मुझे बताइए, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 नवंबर को। और अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन फिर से बन गए अवीक जोशी। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। इसको जारी किसने किया था इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। और पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 3 मई को। अच्छा, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के भी नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मोहित जैन। ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी राष्ट्र बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो आंसर होगा 126। तो 2012 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा आंकड़ों का संकलन शुरू हुआ था और तब से हर साल हुई मौतों में से पहली बार 2016 में सबसे बड़ी संख्या में बाघों की मौत दर्ज की गई थी। उस साल 121 बाघों की मौत हुई थी। और अब भारत के बाघ संरक्षण निकाय के अनुसार 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है, जो कि अब तक का सबसे अधिक माना जा रहा है। अच्छा, अब मुझे बताइए, इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल्स इन आवर हैंड्स। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो यह आया था 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। और देश का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी में आपको मिलेगा। अच्छा, टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का ही है। और समय से पहले किसने डबल किया था? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए तो उसको TX2 अवार्ड मिला था। और साउथ अफ्रीका से जो हम चीते लाएंगे वो कहां पे लाएंगे? कूनो नेशनल पार्क में। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? कैलाश साखला को जाना जाता है। जबकि बर्ड मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं सलीम अली को। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? E श्रीधरन को। जबकि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है मृत्युंजय महापात्रा को। तो इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं और आपको याद होने चाहिए। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां पे जो स्टैटिक वाला पोर्शन में आप लोगों को कवर कराता हूं, वहां पे कई बार ये मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। तो अगर आप में से कोई वो रिवीजन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और इसी बात पे चलो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में यानी कि कैटेगरी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न रहेगा आपके लिए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये किस देश में शुरू हुई है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइनें खोली गई है। और अब इन 2 लाइनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क की टोटल लंबाई कितनी हो गई? 831 किलोमीटर हो गई, जो दुनिया में सबसे लंबी है। और वर्तमान में बात करें तो शंघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या 5 हो गई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया में पहला बनाता है इस मामले में भी। तो शंघाई के बाद बीजिंग और नई दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। और अगर भारत में आप बात करोगे
तो दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा बना था, बता दो फटाफट से। आंसर होगा हैदराबाद मेट्रो रेल, जो 69.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार, उसके एक्सपेंड के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का लोन लिया था? $500 मिलियन का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहां पर पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की थी, तो इसका आंसर दो ना। क्या होगा इसका आंसर? कश्मीरी गेट मेट्रो। और बताओ भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, ये है दिल्ली मेट्रो। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता में चलेगी हुगली नदी के नीचे। अच्छा, भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? ये तो आपको पता है 18 रेलवे जोन है। 18वां कौन सा था? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। और हमारा एक मेट्रो रेल नेटवर्क भी इस जोन में शामिल है, 17वें नंबर का, 17th नंबर का है कोलकाता मेट्रो रेलवे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आंसर होगा मेरठ में। एक्चुअली में ये प्रश्न हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी है। देखो, मेरठ में ही आपको पशु युद्ध स्मारक भी मिलेगा। और मेजर ध्यानचंद की बात है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, जिसमें पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए कर दी गई। 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला ये सम्मान? 12 खिलाड़ियों को। चलिए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताइए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। और किसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था? तो आंसर होगा मिजोरम ने। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बन रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। रेल यूनिवर्सिटी कहां पर बनी है? गुजरात के वडोदरा में। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी? तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी, जो आप जानते ही हो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, वेटलिफ्टर है ये। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने, तो इसीलिए इनका नाम याद रखना है आपको। चलो बताओ, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ये कहां पे बनेगा? नोएडा में। और जनजाति संग्रहालय कहां पे बनेगा? झारखंड के रांची में। और बताओ किस राज्यों ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में छूट दी थी? तो आंसर होगा केरल ने। पर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि किसने सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण दिया इन ट्रांसजेंडरों को, तो आंसर होगा कर्नाटक। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना था। अभी बिहार में भी पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी, कहां पे? राजगीर में। और लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा, और ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम नदी के नाम पर होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा था? मां शाकंबरी के नाम पे। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा? गोरखपुर में। और बताओ किस यूनिवर्सिटी ने द एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और ये एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसे ये पुरस्कार मिला। अब ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से कुछ लिंक कर पा रहे हो क्या? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन ये कहां पे हुआ था? यहीं पे हुआ था, ये हरियाणा में है। और 2022 के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे रहा था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने के लोन को मंजूरी दी? $112 मिलियन। और बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पे हुआ? तो आंसर होगा कर्नाटक में। पहला हुआ था भुवनेश्वर में। तो ये एक साथ जितने भी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा ने दिसंबर 2021 के दौरान 43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4080.14 करोड़ रुपए का संग्रह किया है। और जीएसटी लागू होने के बाद से यह राज्य के द्वारा जीएसटी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह है। अच्छा, यहां से कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जैसे कि विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहां पे लागू हुआ था? तो आंसर होगा फ्रांस में। ये बात है 1954 की। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था ये आपको बताए? 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए तो 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो बताओ, भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था? असम में।
और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आंसर होगा कनाडा। अच्छा, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? यह प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। विजय केलकर समिति। और जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन बिल 2014 में संसद में लाया गया था? 122वां। और किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो आंसर होगा 101वां। अच्छा, जीएसटी को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? मलेशिया। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये पॉइंट्स पे आप ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं ये प्रश्न। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार यानी कि ग्लोबल रोबोटिक्स हब का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की? तो आंसर होगा चाइना ने। तो चाइना ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव रखा है। और 2021 की विश्व रोबोटिक्स रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं, साउथ कोरिया सबसे स्वचालित देश है। चलिए आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। चांद पर पानी की खोज के लिए नासा अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा 2023 में। उसका नाम क्या है? उस रोबोट का नाम बताइए। आंसर होगा वाइपर। मिशन आर्टेमिस के तहत इसे भेजा जाएगा। और वाइपर की भी फुल फॉर्म होती है, वो भी ध्यान रख लो, वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। चलिए एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, ये आप जानते हो, तो इसने एक नई रोबोटिक्स कंपनी शुरू की। उसका नाम क्या है? इंट्रेंसिक, जो कि इंडस्ट्री में जो काम करने वाले रोबोट्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी है। और इसरो ने गगनयान मिशन से पहले एक अर्ध मानव रोबोट यानी कि हाफ ह्यूमनॉइड को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसे बनाया था। आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम है व्योमित्र, या इसे आप बोल दीजिए फ्रेंड इन द स्काई। बाकी बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल इसकी बीजिंग है। 2022 में अभी जो विंटर ओलंपिक्स होंगे आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे, जिसका शुभंकर है बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में मिल जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया? तो आंसर होगा केन्या। तो विश्व प्रसिद्ध केन्याई जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड लीकी, जिन्होंने अफ्रीका में मानव जाति के विकास को साबित करने में मदद करने वाले सबूतों का पता लगाया, और अभी इनका निधन हो गया। उन्हें जीवाश्मों की खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें 1984 में तुर्काना बॉय की खुदाई में 1.6 मिलियन साल पहले के युवा पुरुष का कंकाल मिला। और वे केन्या में हाथियों और गेंडों के अवैध शिकार को रोकने में भी एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। और अभी इनका निधन हो गया। नाम था रिचर्ड लीकी, केन्या के थे ये। और केन्या से याद आएगा आपको मार्था कूम का नाम। केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। और WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष ये भी केन्या से ही है। नाम है डॉक्टर पैट्रिक अमोत। अब बात केन्या की हो रही है तो आप देख ही लो मैप में, ये रहा केन्या। कैपिटल नैरोबी है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा, जिसके हेड है इंगर एंडरसन। यहां से एक और प्रश्न बन जाएगा। देखो इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 में। इसलिए तो 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। केन्या की करेंसी होती है केन्याई शिलिंग। प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेंशन भोगियों की पहचान के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा को शुरू किया है। तो इससे क्या होगा? अब वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना अपनी पहचान और जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकेंगे। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से 4-5 पॉइंट मैंने आपको एक साथ बताए थे, जैसे कि भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन हुआ है। और FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर आपका भुवनेश्वर ही है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक भी बनाए जाएंगे। उसके अलावा भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन आपके भुवनेश्वर में किया गया। और भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है।
अभी कल ही पड़ा था, उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कितना कर दिया, 31% कर दिया। कितना बढ़ाया था, 3% बढ़ाया था। और उड़ीसा के कटक जिले में राज्य का सबसे लंबा पुल बना है जिसका नाम है टी सेतु। टी आकार का ये महानदी पर बना है जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। और भारत का जो सबसे लंबा डैम है वो है हीराकुद डैम, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, महानदी पर बना है ये। और महानदी के किनारे ही स्थित है कटक शहर। और कटक में आपको बाराबती स्टेडियम मिल जाएगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको कटक उड़ीसा में मिलेगा। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला भारत का पहला शहर भी आपका उड़ीसा का ही है, उड़ीसा का पुरी शहर। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक बुक भी लॉन्च की थी जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में अभी सम्मानित किया गया था उड़ीसा के बालासोर जिले को। यहीं पे नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व महोत्सव मनाया जाता है, बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव भी याद रखो, छऊ महोत्सव हमने देखा था, बोईता बंदना महोत्सव भी आप याद रखो। और ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की पहली रामसर साइट भी है ये। 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा। यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है, उनका नाम क्या है, अब्दुल्ला हमदोक। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। नाम ध्यान रखना इनका। बाकी मैग्डलेना एंडरसन अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओलाफ स्कूल्स का नाम इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के नए चांसलर बन गए, एंजेला मर्केल की जगह आए। और डैम सेंड्रा मैसन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट बनी है ये। पहली महिला नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ के पहली बार ही कोई प्रेसिडेंट बना है और उन्हीं का नाम ये है। अच्छा, सूडान की जब भी बात होती है एक नाम मुझे याद आता है, माविया सूडान, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी ये माविया सूडान। बात सूडान की है तो ये रहा मैप में सूडान, कैपिटल इसकी खार्तूम है, करेंसी है सूडानीज पाउंड। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रोहित कुमार को। तो मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं ये रोहित कुमार, जिनको बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना जिन्होंने स्वैच्छिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है। बाकी अनीता देसाई टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। एम मुकुंदन 2021 का जेसीबी पुरस्कार मिला इनकी बुक दिल्ली असौली लिखी के लिए। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इनको मिला। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे विस्तारा एयरलाइन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा विनोद कन्नन को। तो अभी विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया, लेस्ली थंग का। विस्तारा आपको बता दूं ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है, जॉइंट वेंचर है। बाकी सुभाष गर्ग UIDAI के सीईओ बने। वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 24वें डायरेक्टर जनरल बने थे, इंपॉर्टेंट नाम है। और विनय कुमार त्रिपाठी भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि रेलवे के अभी नए चेयरमैन और सीईओ बने ये। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ, गो एयरलाइन का अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 को जारी किया, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 को जारी किया है। अब क्या है ये, मतलब इस नीति के अंदर क्या है, तो छात्राओं को मार्शल आर्ट सीखना होगा, इसमें ऐसा कहा गया। और जो भी पार्टी होगी उसमें महिलाओं को 33.3% आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को यानी कि बालिकाओं को फ्री में कोचिंग भी मिलेगी। और ये जो फ्री वाली कोचिंग वाली बात है ना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने भी शुरू की थी। और उनकी योजनाओं के नाम क्या है इसके लिए, उत्तर प्रदेश की तो है अभ्युदय योजना और राजस्थान की है अनुप्रीति योजना। साथ में इसमें कहा गया कि महिलाओं के लिए परिवहन में जो भी बस वगैरह होती है उसमें 50% जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी, ये सब इसमें कहा गया है। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं
MK स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? RN रवि है। और तमिलनाडु का भी 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई। यहीं पे आपको मीनाक्षी मंदिर भी मिलेगा। जबकि सबरीमाला मंदिर आपको कहां पे मिलेगा? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब हम बात कर लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है वाकई, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल को अभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो वाकई अच्छा लगेगा। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो जाकर के, ताकि एग्जाम टाइम तक आपको याद भी रहे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।